नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सोनभद्र में खनन हादसे के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक माइंस मैनेजर भी शामिल है। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है और गिरफ्तारी किए गए लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि ओबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में 15 नवंबर को पत्थर की खदान में हादसा हुआ था। इसमें लगातार 72 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कुल 7 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू में 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। माइन में काम करने वाले 4 व्यक्ति, जिनमें से 2 इसमें माइनिंग मैनेजर हैं और बाकी माइंस मेट हैं। ये 4 लोग हैं। माइनिंग मैनेजर और माइनिंग मेट के बारे में बताना चाहूँगा। ये सभी व्यक्ति जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है, डीजीएमएस के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कि माइंस में रखरखाव सही प्रकार से करेंगे, और ये डीजीएमएस को अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं समय समय पे कि माइनिंग एक्टिविटी सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। मथुरा में नगर निगम की टीम ने डाक बंगला में करोड़ों की सरकारी जमीन का किरायानामा निरस्त करने का कब्जा मुक्त कराया है। बता दें कि वृंदावन के बोर्ड प्रस्ताव के डायरेक्टर बीसी गोयल और पूर्व प्रिंसिपल केपी शर्मा को निवास के लिए 500 रुपये प्रति माह पर भवन स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद निगम को जमीन की जरूरत पड़ने पर मकान के आवंटन को निरस्त करा दिया गया और 15 दिन में सरकारी भवन खाली करने के निर्देश दिए गए। लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो अपर नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर मकान को सीज कर मुक्त कराया है। किराएदारी के रूप में इधर थे विद्यापीठ इंटर कॉलेज के पूर्व तैनात प्रधानाध्यापक जो केपी शर्मा जी को आवंटित हुआ था, उनके मृत्यु के उपरांत यह आवास लावारिस के रूप में कुछ लोगों के द्वारा अनधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा था। माननीय सदन की स्वीकृति के उपरांत यह आवंटन, जो पूर्व का जो आवंटन था, उसको निरस्त करते हुए इसके पोजीशन लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उनको भी खाली कराया जा रहा है। साथ ही साथ उसी सेम डे ही जो सदन के द्वारा स्वीकृति में डॉक्टर बीसी गोयल साहब का भी जो आवंटन था, उसे भी निरस्त करते हुए जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको हटाया जा रहा है। अपने पोजीशन में ले रही है नगर निगम। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला रानीगंज के विष्णुपुर गांव का है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फर्रुखाबाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइकों को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार एक 50 साल की महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आगरा में प्रेमी और प्रेमिका ने एक ही साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। गोताखोरों की टीम ने लड़के के शव को यमुना नदी से बाहर निकाला, लेकिन लड़की का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। बस्ती में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 13 नवंबर को एक युवक और युवती की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद युवती ने अपनी प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर पति अनीस को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल प्रेमी रिंकू अपने साथी शिव के साथ ससुराल पहुंचा और रास्ता पूछने के बहाने युवती के पति अनीस को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर फरार हो गया। गंभीर हालत में अनीस को अयोध्या अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की, जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। मथुरा के द्वारकेश कॉलोनी में एक महिला के घर पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी बोतलों में भरा ज्वलनशील पदार्थ घर पर फेंकते दिखे। पीड़िता शालू अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यह हरकत उनकी भतीजी के ससुराल वालों ने समझौता कराने के दबाव में की है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। पीड़िता ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
तुरंत यहाँ ही आकर देखा, पड़ोस में मैंने कैमरे लगे हुए हैं, उसमें से फुटेज देखी तो उसमें से 3-4 व्यक्ति हैं जो तेल फेंक रहे हैं बोतलों में भर भर कर, और उनका नाम है गोवर्धन उर्फ गुड्डू गौरव बंसल। क्यों फेंक रहे हैं, क्या कारण है, क्या ये दुश्मनी मेरे है? ऊपर गलत तरीके से इन्होंने प्रयास बना रखा है। ये मेरे भाई की लड़की का मैटर है, शादी हुई थी लड़की के साथ, उसके बाद में उनके साथ में क्या दिक्कतें और परेशानियां बनी रही उस लड़की के साथ में, वो नहीं जाना चाहती है, लेकिन मुझ पे प्रयास बनाया जा रहा है कि कैसे भी उस लड़की को भेजूं। हरदोई के भेंसीमऊ गांव में लड़कियों का पीछा करने पर 2 युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने उनके सिर मुंडवाए और पूरे गांव में जुलूस निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवती ने पीछा करने की शिकायत परिवार को दी थी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर दिया और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा 2 नवयुवकों के बाल काटने की बात प्रकाश में आई है। इसकी जब गहनता से जांच की गई तो ये मामला प्रकाश में आया है कि ये वीडियो जो है 17/11/2025 को ग्राम भेंसीमऊ का है, जिसके अंतर्गत 2 जो युवक हैं जिनके नाम संजय और रवि हैं, जो कि ग्राम नीची मंगरोली बिलग्राम थाना से संबंधित हैं और उनके साथ ये घटना की गई है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और 5 लोग जो ये कृत्य कर रहे हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस पुलिस ने साइबर ठग संजय राणा को गिरफ्तार किया, जिसने मर्चेंट नेवी में नौकरी का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने युवती राखी और युवक हरीश को थाईलैंड के रास्ते म्यांमार में साइबर अपराधियों को सौंप दिया। दोनों को करीब 2 महीने तक बांधकर भूखा रखा और प्यासा रखा है। साथ ही 18 घंटे साइबर ठगी का काम कराया गया। पीड़ितों ने भारतीय दूतावास से संपर्क कर मदद की और भारत लौटकर शिकायत दर्ज कराई। आरोपी भारतीय सेना से रिटायर्ड है। गाजियाबाद में छात्र की पिटाई, लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में सामने आया कि पीड़ित युवक का आरोपियों की बहन के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। लड़ाई से एक दिन पहले दोनों ने मुलाकात की थी। इस दौरान लड़की के पिता और भाई के दोनों को मुलाकात करते देख लिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वीरेंद्र द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे रितेश के साथ कुछ व्यक्तियों ने 19/11/2025 को, जब वो अपने कॉलेज सुंदरदीप के लिए घर से निकले थे, द्वारा मारपीट की गई और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसमें उनका एक पैर भी टूट गया है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें कई टीमों का गठन किया गया है गिरफ्तारी हेतु। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। वाराणसी से खबर है, जहां दाल मंडी में सपा नेता इमरान गिरफ्तार हुआ है। दाल मंडी चौड़ीकरण का ये विरोध कर रहे थे और 2 दिन पहले इमरान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकारी काम में बाधा डालने का केस इन पर दर्ज किया गया है। दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्त आएगा जब इन अधिकारियों से पूरा नुकसान वसूला जाएगा। वहीं अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कुदरत अपना फैसला लेगी और एसपी इन लोगों के साथ है। ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा। महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां, कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे।
यहां भी चुनाव ऐसा ही होगा। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन और भी सक्रिय हो गया है। दाल मंडी और काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में मार्च कर निगरानी की। विरोध करने वाले लोगों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक 5 मकानों का ध्वस्तीकरण हो चुका है। लोग सड़क पे गाड़ियां लगा रखे हैं, साइड कर दें। अभी हम लोग भ्रमण की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चेक किया जा रहा है। जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर नजर रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व के किसी तरह की खुरापात करने की इजाजत नहीं होगी। सोशल मीडिया से लेके बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे हम लोग नजर रख रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है वो बेहतर है। लखनऊ में आज सीएम योगी फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2017 में हम सत्ता में आए थे तो प्रदेश में असुरक्षा का माहौल था। बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उसी का नतीजा है कि आज यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधी माफिया अंजाम भुगत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा यूपी की व्यवस्था का मॉडल पेश किया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा निवेश वाला राज्य अब यूपी बन गया है। आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8-8.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लखनऊ में हो रहे विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा की बात हो तो क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए। इन सब के अलावा सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को भी एक बड़ी चुनौती माना। उन्होंने कहा कि ये चुनौती सिर्फ भारत के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। आतंकवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात रखी। कोविड महामारी पर कहा कि भारत ने इस मौके पर कई देशों की भी मदद की थी। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए
क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। देश में नया श्रम कानून आज से लागू हो गया है। इसे लेकर लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। पीएम सरकार ने 4 नए लेबर कंडक्ट को ऑफिशियली लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ कानूनी अपडेट नहीं बल्कि भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति है। नई श्रम संहिताएं अब सबसे पहले हर वर्कर को टाइम पर मिनिमम वेतन की गारंटी देती हैं। अब देरी, मनमानी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी। युवाओं के लिए जॉब में नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिए गए ताकि नौकरी शुरू होते ही उनका अधिकार पक्का हो। महिलाओं के लिए इक्वल पे का भी साफ नियम लागू होगा, जिससे कार्यस्थलों पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी। सोशल सिक्योरिटी के दायरे में 40 करोड़ वर्कर्स आने से देश की कार्यशक्ति पहली बार इस पैमाने पर सुरक्षित होगी। साथ ही इससे सरकार वर्कफोर्स की दीर्घकालिक सेहत में निवेश मान रही है। ओवरटाइम करने वालों के लिए अब डबल वेतन का प्रावधान है, जिससे शोषण की आशंका खत्म होगी और अतिरिक्त मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। नया श्रम कानून लागू होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि श्रमेव जयते, आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आज़ादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे यहाँ नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये कोड श्रमिक भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इनके साथ ही ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए भी एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए नए अवसर तो बनेंगे ही, साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी गति मिलेगी। नए श्रम कानून लागू होने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि देश के करोड़ों श्रमिकों के हित, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। ये ऐतिहासिक निर्णय श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और समान अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अधिक सशक्त बनाएगा, विकसित भारत की यात्रा को तेज करेगा। श्रमेव जयते भाव को जीवंत करना यह निर्णय श्रमिक सशक्तिकरण, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। खबर अयोध्या से है, जहां ध्वजारोहण से पहले की शाम रामनगरी दीपोत्सव की चमक में जगमगाने को तैयार है। शहर के बाजार, गलियां और घर दीपों की रोशनी से सराबोर होंगे। इस बार दिवाली ध्वजारोहण समारोह के पूर्व संध्या पर मनाई जाएगी। दुकानों पर दीपक सजाए जा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं और पूरा नगर त्योहार की तरह उत्साहित है। व्यापारियों की बैठक कर रहे हैं तो मैं तो बताना चाहता हूं कि जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर 89-90 से आज तक यहाँ का व्यापारी समाज पूरी तरीके से इस जन्मभूमि आंदोलन में भी और राम मंदिर के दिव्य भव्य रूप लेने भी उनका बड़ा अद्भुत और उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। निश्चित रूप से मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने कल ये संकल्प लिया है अपनी बैठक में कि हम लोग दुकानें सजाएंगे, मकान सजाएंगे, भगवा ध्वज लगाएंगे, झंडे लगाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का सड़क पर खड़े होकर स्वागत करेंगे।
पीएम मोदी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। प्रभु श्री राम और सीता जी के साथ ही उनके तीनों भाइयों का भी विवाह इसी दिन हुआ था और विवाह के बाद जनकपुरी से अयोध्या जब महाराज दशरथ जी के साथ प्रभु श्री राम सहित चारों भाई लौटे थे तब उत्सव का माहौल था। धर्म ध्वजा स्थापना को लेकर भी इसी प्रकार का उत्सव नजर आ रहा है। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनके मंदिर की पूर्णता का उद्घोष करने के लिए ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। और विवाह पंचमी की जब बात हो रही है तो वह समय याद करिए जब प्रभु श्री राम विवाह करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में चारों तरफ जो है प्रसन्नता का माहौल था। और इसी माहौल को व्यक्त करने के लिए यहाँ देखिए राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, यह चित्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अद्भुत लिखा है, जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब प्रभु श्री राम विवाह करके आए, महाराज दशरथ चारों बहुओं को लेकर घर आए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखही नगर नारी नर वृंद। अर्थात आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले और आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगरवासी नारी और नर छतों पर चढ़कर इस दिव्य भव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर उत्साह है। साकेत महाविद्यालय से प्रभु श्री राम मंदिर की गेट नंबर 11 तक सड़कों के किनारे तिरंगे और फूल माला लगाई जाएगी। अयोध्यावासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे। 25 नवंबर अर्थात विवाह पंचमी का दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के लिए यहाँ अयोध्या में आ रहे हैं, साकेत महाविद्यालय से गेट नंबर 11 पर जब वह प्रभु श्री राम के मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, उस बीच में पूरी अयोध्या नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा करेगी और यह पूरा क्षेत्र पुष्प से सुसज्जित रहेगा। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से वो जाएंगे और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ठीक हमारे दाहिने तरफ, तो इस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और यहाँ पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि ये बल्लियाँ लग चुकी हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये बल्लियाँ लग चुकी हैं। यहाँ अयोध्या वासी दोनों ही किनारों पर खड़े दिखाई देंगे आपको और पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अर्थात पूरा मार्ग उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करने वाला है। और यह आयोजन केवल आयोजन भर नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं का अद्भुत उत्सव है, अद्भुत समागम है। आप यह समझ लीजिए कि करोड़ों राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, क्योंकि यह भव्य दिव्य अनुपम अलौकिक और अनूठा महोत्सव है जब प्रभु श्री राम का मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। और ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, अभिजीत मुहूर्त का ये जो कार्यक्रम है, इसको कभी न भूलने वाला समय अयोध्यावासी बनाने वाले हैं। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदू राष्ट्र की भी मांग की है। साधु संत पीएम मोदी और सीएम योगी का भव्य मंदिर के लिए आभार जता रहे हैं। यहाँ पर मंदिर पूर्ण हो चुका है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? आप लोग तो यही हैं। देखिए, नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यहाँ पे 25 नवंबर को जो है हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं ध्वजारोहण प्रदान की। नवंबर का मतलब होता है 9 अंबर। अंबर में राम के अलावा कोई नहीं है।
अच्छा, आपने अंग्रेजी को भी एकदम उसका हिंदी अभिप्राय और संस्कृत हैये है, ना मतलब नहीं, अंबर मतलब आकाश में, आकाश में राम से बड़ा कोई हैये नहीं है। और वो धन जो है ध्वजारोहण किया जाएगा, यानी जो परमात्मा हैं उनका जो है वो झंडा फहराया जाएगा, उसको ध्वजा कहते हैं। ध्वज मतलब धारण करता है, अजा मतलब इसका जन्म ना हो, अजन्मा, आजा मतलब इसका जन्म ना हो, अजन्मा वो प्रभु राम जी हैं। ध्वज मतलब जो धारण किया जाता है वो परमात्मा का झंडा फहराया जाएगा कि जिसका कोई जन्म ही नहीं हुआ हो,